स्मृतियों को ताजा करने का दिन है कि जिससे भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई। उसकी नींव 21 अक्टूबर 1951 में रखी गई थी जनसंघ के रूप में। और जनसंघ की जिन्होंने स्थापना की वो हमारे मार्गदर्शक और प्रदर्शक और उनके प्रेरणा से ये भारतीय जनता पार्टी आज चलते हुए यहाँ तक पहुंची है। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका आज पुण्य दिवस है, जिनकी स्मृति में हम इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं हर वर्ष। उनके जन्म दिवस 6 जुलाई और 23 जून तो हम निश्चित रूप से उनको याद करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम उनको पुष्पांजलि अर्पित किए बिना, उनको याद किए बिना संपन्न नहीं होता। भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक सदस्य थे उनमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके राष्ट्रीय महामंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे और 5 लोगों के साथ जनसंघ की स्थापना हुई। और स्थापना का कारण क्या था कि देश आजाद हुआ था। आजाद होने के बाद पहली सरकार बनी। पहली सरकार बनने के बाद पहला चुनाव होने की स्थिति आई। ध्यान में आया संघ जो एक राष्ट्रवादी संगठन था जो देश समाज के हित में और राष्ट्रवाद के प्रति अपना जो ध्येय था उस पर काम कर रहा था। और विभिन्न संगठन संघ के कई विद्यार्थी परिषद के रूप में, कई संघ के रूप में विभिन्न संगठन काम कर रहे थे। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में कोई भी संगठन ऐसा नहीं था जो कि राष्ट्रवाद के विचार को, इस भारत को अखंड करने की बात को और तुष्टीकरण से दूर होकर के देश को प्रगति के पथ पर बढ़ाने की बात करें। तो उस समय के जो संसद के चालक जी थे सदाशिवराव गोलकर जी, गुरु जी ने उस समय तय किया कि जनसंघ की स्थापना करनी चाहिए, राजनीतिक एक दल की स्थापना करनी चाहिए जो कि हमारे विचार को, हमारी बात को कहीं नहीं जनता के रूप में लेकर के जाए और जनहित में इन मुद्दों को संसद में रखे। और जनसंघ की स्थापना हुई। और जनसंघ की स्थापना करने वाले थे जो पहले 5 लोग थे, उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बलराज जी मधु, अटल बिहारी जी वाजपेयी, लालकृष्ण जी आडवाणी और सुंदर सिंह जी भंडारी, जिनका कल हमने पुण्यतिथि मनाई। लेकिन जनसंघ की स्थापना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी मैंने बताया। ये विलक्षण प्रतिभा के धनी जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए, विद्या के क्षेत्र में काम करते हुए अपना सर्वस्व जीवन जीवन दिया। 6 जुलाई 1901 को बंगाल में इनका जन्म हुआ, कलकत्ता में। सर आशुतोष मुखर्जी जो बहुत बड़े शिक्षाविद हुआ करते थे, उनके परिवार में इनका जन्म हुआ। उनके पिता थे और पिता के पद चिन्हों में चलते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी अपनी विलक्षण प्रतिभा को प्रदर्शित करते हुए जो मैट्रिक था, अपना 10th का जो एग्जाम था मैट्रिक, वो फर्स्ट डिवीजन में पास किया। फिर उन्होंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद लॉ की पढ़ाई की। लॉ की पढ़ाई करने के बाद वो विदेश गए और बैरिस्टर बनकर के लौटे। और पिताजी की तरह ही शिक्षा क्षेत्र में कई उपलब्धियां प्राप्त की। और उसमें एक बड़ी उपलब्धि है कि 1933 में वो कलकत्ता विश्वविद्यालय, जो हिंदुस्तान का उत्तर भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता था, और कलकत्ता विश्वविद्यालय से जो संबंधित जो कॉलेजेस थे वो पूरे उत्तर भारत में फैले थे। और हमारा एक गवर्नमेंट कॉलेज जो अजमेर है वो भी उस कलकत्ता विश्वविद्यालय के पार्ट हुआ करता था। उस कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले सबसे कम केबीसी 33 साल उम्र में बने। ये देश ही नहीं पूरे विश्व में सबसे कम उम्र के वाइस चांसलर कुलपति बनने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ। और उस समय बंगाल की जब स्थिति परिस्थिति थी, बंगाल में मुस्लिम लीग का बड़ा जोर था और वहां पर तुष्टीकरण की जो नीति थी उसके कारण वो बहुत दुखी थे, पीड़ित थे। और ब्रिटिश सरकार बंगाल का विभाजन चाहती थी, बंगाल में तुष्टीकरण के आधार पर बंगाल को तोड़ना चाहती थी। तब इन्होंने
कृषक प्रजा पार्टी के साथ मिलकर के बंगाल की पहली सरकार बनाई और उस सरकार में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसमें वित्त मंत्री बने। आप ये देखिए कि उस समय इन्होंने कहा कि हम सांस्कृतिक रूप से एक है, हम कोई अलग नहीं है, न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, हम सांस्कृतिक रूप से एक है, हमारा रक्त एक है, हमारी मातृभूमि एक है, इसलिए विभाजन क्यों हो। और इस मुद्दे पर उन्होंने चुनाव लड़ा और उस चुनाव को लड़ करके पहली बार वहां पर कृषक प्रजा पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनाई। और इतना ही नहीं, 1929 से वो लगातार बंगाल विधान परिषद के सदस्य थे और 1929 से लेकर के 1947 तक लगातार इस देश की संसद में उन्होंने बंगाल का प्रतिनिधित्व किया और बंगाल का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत अखंड रहे, इस पर उन्होंने अपना जो प्रतिवादी सिद्धांत था कि सांस्कृतिक रूप से एक है, हमारी मातृभूमि एक है, हमारा राष्ट्र एक है, हमारा रक्त एक है, इसको लेकर के उन्होंने हमेशा आंदोलन किया। कई बड़ी पार्टी के नेता इस बात से सहमत नहीं थे। मुस्लिम लीग की जो गतिविधियां थी वह बढ़ी और बंगाल में जिस प्रकार का विवादकारी जो मूवमेंट चल रहा था, जिस प्रकार के वहां दंगे चलते थे, इसको ध्यान में रखते हुए उनको लगा कि यह ब्रिटिश सरकार जो चाहती है कि देश की आजादी के साथ साथ देश का विभाजन भी हो, तो कहीं बंगाल और पंजाब का जो बड़ा भाग है वो विभाजन में, क्योंकि अगर वहां पर अगर पोलिंग होगी, जनमत सर्वेक्षण होगा, जनमत सर्वेक्षण में कहीं बंगाल और पंजाब पूरा भारत से बाहर न चला जाए, उन्होंने उसी समय विभाजन की मांग करते हुए बंगाल और पंजाब को 2 टुकड़ों में बांटने की बात की और वो हुआ और बंगाल 2 भागों में बटा, उत्तर बंगाल और पश्चिम बंगाल और पंजाब में भी 2 टुकड़े हुए। उनकी वो दूरदृष्टि थी, उसके कारण से आज बंगाल जो हमारे बीच हमारे मध्य है इस भारत में है, या पंजाब का जो भाग इस भारत में है, उसके लिए अगर कोई जिसको मानना जाना चाहिए कि जिस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल जिस प्रकार देश को एक रखने की बात करते हैं, उस प्रकार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी बंगाल और पंजाब के बड़े भूभाग को इस भारत से जोड़ करके रखा। और उनके कुशल नेतृत्व को देखते हुए जो पहली संयुक्त सरकार बनी, लोग कहते हैं कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने, ऐसा नहीं। उसमें गांधी जी ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संयुक्त सरकार का गठन करवाया और उसमें विभिन्न पार्टियों के जो प्रमुख थे, जो सांसद थे, उनको मंत्रिमंडल में लिया। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री जरूर बने, लेकिन जब वो संयुक्त सरकार बनी उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी आमंत्रित किया और उनकी राजनीतिक कौशल को देखते हुए उनको मंत्रिमंडल में स्थान दिया और वो उस समय उद्योग और कॉमर्स मिनिस्टर उस सरकार में बने। 1950 तक उस सरकार में पार्ट है, लेकिन जब 1947 में कश्मीर में जब अटैक किया कबायलियों ने, वो अटैक कबायलियों का नहीं था, पाकिस्तान का था, क्योंकि भारत विभाजित हो चुका था और पाकिस्तान कश्मीर में अपना कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने उस अटैक को किया। राजा हरि सिंह पूरे कश्मीर का विलय भारत के साथ करने का एग्रीमेंट कर चुके थे, उन्होंने इस पर साइन कर दिए थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात को नहीं मानते हुए जवाहरलाल नेहरू ने उस समय खुद ने निर्णय किया कि मैं कश्मीर के मुद्दे को हल करूंगा, लेकिन देखते देखते कश्मीर का एक बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान के कब्जे में चला गया और जो कश्मीर बचा उसमें उन्होंने शेख अब्दुल्ला को वहां पर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहना चाहिए वो बनाया और उसी समय निर्णय उन्होंने किया संसद में कि कश्मीर का विधान अलग होगा, कश्मीर का प्रधान अलग होगा, कश्मीर का निशान अलग होगा, जिसका विरोध संसद में भी किया श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने और खुलकर के कहा कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं हो सकते। और जब नेहरू और लियाकत का समझौता हुआ इसके विरोध में उन्होंने इस्तीफा दिया सरकार से और सरकार से निकल करके बाहर आए और बाहर आकर के उन्होंने हिंदू महासभा, जो कि उस समय एक राजनीतिक दल था, उसके साथ में काम जुड़े हुए हिंदू महासभा से पहले भी थे, के साथ मिलकर के काम करना शुरू किया। और 1951 में जब वो गुरुजी से मिले तब उन्होंने गुरुजी से चर्चा करके तय किया कि संघ भी चाहता था कि तो राजनीतिक दल इस प्रकार का गठित हो जो देश के बारे में विचार करे, राष्ट्रवाद के बारे में विचार करे और जिस प्रकार का तुष्टीकरण चल रहा है उसके विरोध में कहीं न कहीं
आम जन की बात को उठाए और इस प्रकार 1951 में भारतीय जनता की स्थापना हुई, जिसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बने। ये बड़ा दुख का विषय है कि इस देश में विभाजन होने के बाद, देश आजाद होने के बाद कश्मीर का सरेंडर, कश्मीर का हमारे साथ अभिन्न होने के बाद भी नेहरू जी की जो नीति थी, जो रीति थी, और शेख अब्दुल्ला को जिस प्रकार से उन्होंने प्रश्रय दे रखा था, शेख अब्दुल्ला को अपने बराबर के अधिकार देते हुए कश्मीर में धारा 370 लागू करते हुए उन्होंने 2 विधान 2 निशानों 2 प्रकार का एक्ट पास किया, 35A पास किया, जिसका विरोध डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राम राज्य परिषद, हिंदू महासभा लगातार करती थी। और इस विरोध को करते हुए जब 1951 के चुनाव हुए तो जनसंघ पहली बार चुनाव लड़ी। चुनाव लड़कर के 3 सांसद जनसंघ के चुने गए, जिसमें पंडित श्यामा प्रसाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, तो पंडित जी ने कहा वो भी ब्राह्मण थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी वहां चुनकर के संसद में गए और संसद में उन्होंने जोरदार तरीके से इसका विरोध किया। इस देश में 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेंगे, और उन्होंने इसको लेकर के आंदोलन चलाया देश भर में। 32 से ज्यादा लोकसभा के सांसद और 10 राज्यसभा के सांसद को जोड़कर एनडीपी, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी मोर्चा उन्होंने बनाया। उस मोर्चे के साथ में इस आंदोलन को उन्होंने शुरू किया। 1952 में जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी रैली उन्होंने की और उस रैली में उन्होंने आह्वान किया कि ये दुख का विषय है कि कश्मीर आने के लिए मुझे परमिट लेने की आवश्यकता है और मैं इस परमिट व्यवस्था को तोड़ूंगा, इस कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करूंगा। इसको लेकर के उन्होंने देश भर में आंदोलन चलाया, वातावरण बनाया, देश भर में बताया कि कश्मीर अभिन्न अंग होते हुए भी हमको वहां एक विदेशी की तरह ट्रीट किया जाता है। इसको लेकर उनका एक मूवमेंट चला और 1952 में वो निकले, पूरे देश में घूमे, आंदोलन खड़ा किया। 52 में जम्मू कश्मीर में, जम्मू में रैली की। रैली करने के बाद 1953 में 8 मई को उन्होंने आह्वान किया, एक देश में 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेंगे और मैं इस परमिट को नहीं प्राप्त करूंगा, बिना परमिट में कश्मीर में जाऊंगा। दिल्ली से 8 मई को रवाना हुए और पूरे रास्ते ट्रेन के रास्ते रवाना हुए। जहां जहां वो ट्रेन रुकी वहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ, आमजन वहां पर आया, उन्होंने वहां सभाओं को संबोधित किया और संबोधित करते हुए वो 11 मई को कश्मीर पहुंचे। बीच में सरकार ने उन्होंने कहा कि आप बिना परमिट जा रहे हैं, हम आपको जाने नहीं देंगे। उन्होंने कहा मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन मैं परमिट नहीं लूंगा, बिना परमिट के कश्मीर जाऊंगा। उनके साथ में उनके सहयोगी के नाम से अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, जनसंघ के भी संस्था में सदस्य रहे वो थे, और पंडित बलराज मधो, वो दोनों उनके साथ थे। जालंधर में उन्होंने बलराज मधो जी को पहले भेज दिया कि आप जाइए, कश्मीर के लोग कश्मीर के थे, कि आप जाइए इस मूवमेंट को वहां पर खड़ा करिए। और अटल जी के साथ वो निकले। जब उन्होंने पठानकोट क्रॉस किया, वो जब जम्मू पहुंचे तो उनको जम्मू में यह कहकर अरेस्ट कर लिया पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत कि आपके कश्मीर आने से या कश्मीर की शांति और सौहार्द में भंग हो सकता है। उनको अरेस्ट किया। तब उन्होंने अटल जी को कहा कि अटल आप जाओ और मेरा संदेश पूरे देश को दीजिएगा, मैं आज गिरफ्तार हो रहा हूं बिना परमिट के, मैं आज इस कश्मीर की धरती पे खड़ा हूं, इस श्रीनगर की धरती पर मैं पहुंच रहा हूं, आप जाकर इस संदेश को दीजिएगा। उनको ले जाकर के जेल में बंद किया। 11 मई को उनको जेल में ले जाकर बंद किया और 40 दिन वो शेख अब्दुल्ला की सरकार की हिरासत पर रहे। जेल में रहते हुए जब लगा कि देश भर में ये मूवमेंट की तरह खड़ा हो रहा है, आंदोलन खड़ा हो रहा है और इसकी चर्चा सब जगह हो रही है कि ये निर्णय गलत है, धारा 370 हटनी चाहिए, 35 से विड्रॉ करना चाहिए, तो उनको उस जेल से निकाल करके उनको एक सेफ्टी हाउस कहने के नाम पर एक कमरे में ले जाकर के बंद कर दिया 10x11 के, और उस कमरे में 1 महीना तकरीबन रहे। आप ये सोचिए कि एक देश का केंद्रीय मंत्री रहा व्यक्ति संसद में लगातार 1929 से 1953
लगातार संसद में एक सांसद के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शिक्षाविद, एक बड़ी पार्टी का, जो उस समय की बड़ी पार्टी भारतीय जनता थी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस प्रकार से अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया। उन्हें कोई संसाधन नहीं दी गई, कोई सुविधा नहीं दी गई, उनको कोई किसी से वार्तालाप करने के लिए, किसी से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। 40 दिन तक वो वहां पर रहे। वो बार बार कहते थे कि मुझे कुछ किताबें मुहैया कराइए मुझे पढ़ने के लिए, मेरे स्वास्थ्य का चेकअप कराइए, लेकिन इस पर कहीं ध्यान नहीं दिया गया। और आप देखिए उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वो स्वयं कश्मीर गए जब वो वहां पर बंद थे, लेकिन न वो तो उनसे मिले, जबकि वो उनके सहयोगी मंत्री रहे, उनके साथ मंत्री रहे, न उनसे मिले, न उनके बारे में कोई चर्चा की, न उनके बारे में कोई निर्णय होने दिया। और 40 दिन बाद एक सूचना आती है कि पंडित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन अस्थमा के कारण से, वो संक्रामक रोग होने के कारण से उनका मृत्यु हो गई। बिल्कुल स्वस्थ प्रसन्नचित व्यक्ति, जिसके स्वास्थ्य की कोई खराबी नहीं थी, केवल मात्र एक किसी चीजों को एलर्जी थी, और उनका ट्रीटमेंट लगातार चल रहा था। उनको एक इंजेक्शन दिया गया जिससे उनको एलर्जी जिस चीज से थी उसका इंजेक्शन उनको दिया गया, ऐसा मानना है। और इंजेक्शन के बाद उनकी तबियत बिगड़ी। और आप देखिए कि उनकी मृत्यु 23 जून को रात को 2:30 से सुबह 4 बजे के बीच में हुई, लेकिन इसकी जानकारी सुबह 11 बजे तक 7 घंटे छुपा करके रखा गया, और 11 बजे बाद बताया गया कि उनकी मृत्यु हो गई। जब इसकी तह में जाते हैं तो ध्यान में आता है कि उनकी मृत्यु एक संदेहास्पद मृत्यु थी, और जिस प्रकार से उनका ग्राफ बढ़ रहा था, जिस प्रकार से उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, देश भर में इस बारे में चर्चा हो रही थी। आम जनसंघ का कार्यकर्ता ज्यादातर के बारे में बता रहा था कि एक दिन देश में 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान के विरोध में, कश्मीर में परमिट लेके जाने के विरोध में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सांसद भी है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आज 40 दिन से वहां जेल में बंद है। उससे घबरा करके कहीं न कहीं उनकी मृत्यु हुई। और आज का वो दिन था 23 जून का, वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन था जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे बीच में नहीं रहे। और ये जिस बिंदु में मैं बात करूं कि 6-7 घंटे कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो तुरंत बताना चाहिए, उनके परिवार को बताना चाहिए, उनके जो सहयोगी है इसलिए मित्रों को बताना चाहिए। 7 घंटे तक छुपा करके रखा। क्यों छुपा करके रखा? उनको जेल से निकाल करके सेफ हाउस के नाम पर निशाद बाग जो जगह है उसके पास किसी के मकान में किसी कमरे में क्यों रखा? उनकी लगातार डॉक्टरी जांच हुई, उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स का, और उनकी माता जी जो योग माया देवी थी, उन्होंने बार बार प्रधानमंत्री नेहरू को पत्र लिखे, उनसे मिलने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि उनकी मृत्यु की जांच कराइए, उसकी कमेटी बुलाइए, इसकी उससे जांच होनी चाहिए। लेकिन पंडित नेहरू ने कभी भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु के तथ्यों की जांच करने दी, कोई कमेटी नहीं बनी। और तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपने एक डायरी मेंटेन किया करते थे, प्रतिदिन डायरी लिखा करते थे। वो डायरी जो व्यक्तिगत चीजें सारी लौटाई गई, उसमें वो डायरी गायब, क्योंकि उससे कई रहस्य बोल सकते थे, कई बातें ऐसी पता लग सकती थी, जो उनके साथ जो अत्याचार हुए उनकी जानकारी हो सकती थी। अब देखिए कि इस देश में किस प्रकार का लोकतंत्र उस समय के तत्कालीन कांग्रेस की सरकार के समय था कि अपनी बात को रखने का, लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करने का, विरोध करने का, किसी निर्णय का विरोध करने का परिणाम क्या हुआ। 23 जून को उनकी मृत्यु हुई, तब भी उनके मन में एक संकल्प था कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए, 370 समाप्त होनी चाहिए, 35 से समाप्त होनी चाहिए, परमिट वहां पर जाने का जो परमिट वो खत्म होना चाहिए। और जनसंघ के उनके मृत्यु के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जब जनसंघ की कमान संभाली, तब से लेकर आज तक जनसंघ जब विलय हुआ 1977 के अंदर इमरजेंसी के बाद में सभी दलों का जनता पार्टी बनी, तब भी हम हमारे उस देश पीछे नहीं गए। और 1980 से जब भारतीय जनता पार्टी बनी, तब से लेकर आज तक हम हमारे उस मुद्दे से नहीं हटे जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो आह्वान किया था 370 हटाने का, वो आह्वान को 66 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने जब हमारी सरकार आई
3 सांसदों के साथ शुरू हुई जनसंघ और 303 के बहुमत के साथ 5 अगस्त 2019 को भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 को समाप्त किया, 35A को खत्म किया और जो कश्मीर तक का हमारा अभियान था वहां पर जो विशेष कानून था उसको समाप्त करके एक विधान, एक प्रधान, एक निशान हमारे उस मुद्दे को, उनके आह्वान को, उनकी प्रेरणा को पूरा करने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी वो संगठन है, वो राजनीतिक दल है जो विश्व का आज सबसे बड़ा राजनीतिक दल, सबसे ज्यादा पार्टी के कार्यकर्ता देश भर में, क्या 18 करोड़ हो गए? कंफर्म करूँ महामंत्री जी संगठन के प्रमुख लगते ही तो 18 करोड़ सदस्य जिस पार्टी के हैं, उस पार्टी ने जो निर्णय किया उसको फलीभूत करके दिखाया 66 साल बाद। और आज जब उनकी मृत्यु को 70 साल पूरे हो गए, 70 साल बाद भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस बलिदान को भूले नहीं। और जब जब भी भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर आंदोलन चलाया, चाहे 1990 के अंदर जब डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और नरेंद्र भाई मोदी जो आज प्रधानमंत्री हैं, उस समय राष्ट्रीय महामंत्री के नाते कश्मीर में तिरंगा फहराने के लिए, लाल चौक में तिरंगा फहराने के लिए निकले थे, पूरे देश में यात्रा लेकर के निकले। उसके बाद उमा भारती जी निकली और उसके बाद अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में हम भी उस तिरंगा यात्रा में गए कि कश्मीर में तिरंगा फहराना भी अपराध है। क्यों कि जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तय किया था 1952 में जम्मू कश्मीर की धरती पे कि मैं बिना परमिट लिए आऊंगा, तिरंगा फहराऊंगा, यहाँ पर एक ही निशान होगा, एक ही तिरंगा होगा और कोई ध्वज नहीं होगा और कोई प्रधान नहीं होगा और कोई विधान नहीं होगा, इसको समाप्त करके आऊंगा। उनके उस प्रण को, संकल्प को बार बार हम दोहराते रहे, पूरे देश में इसको लेकर आंदोलन चलाते रहे, उस मुद्दे से कभी पीछे नहीं हटे आते। चाहे 77 की सरकार में हम भागीदार रहे, तब भी हम पीछे नहीं हटे। 1989 का जो गठबंधन बना उसमें भी जब हम 89 सीटों के साथ थे तब भी उस गठबंधन में हमने इस मुद्दे को अलग नहीं रखा, हम अपने मुद्दे पे कायम रहे। उसके बाद 99 में, 98 में, 2004 में जब भी गठबंधन की सरकार बनाई तब भी हमने कहा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, 35A समाप्त होना चाहिए और उसको करके दिखाया। और जब 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए गठबंधन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब भी उस मुद्दे पर हम कायम रहे। तब लोग पूछते थे राम मंदिर कब बनाओगे, 370 कब हटाओगे। 2019 में जब 303 सीटों के साथ हम आए तो उसको हटा करके बताया, राम मंदिर बना के बताया, 370 हटा के, हमारे राष्ट्रीय ये संकल्प है जिसको हमने पूरा करने का काम किया। लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे अंग्रेजों ने जो निर्णय किए उस समय, चाहे राम मंदिर को लेकर के हो, चाहे गौवध को लेकर के हो, चाहे समान नागरिक संहिता कानून को लेकर के हो, चाहे ट्रिपल तलाक को, जो निर्णय उस समय किए 70 साल पहले, उन निर्णयों को फलीभूत करने का समय हमारे को 70 साल बाद मिला, हमने करके दिखाया। और वही कारण है कि देश की आज भी सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। और उस पार्टी का इस एनडीए गठबंधन की सरकार जब बनी तीसरी बार, आप ये देखिए कि नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तीसरी बार लगातार सरकार बने। उसका कारण है कि उस समय विपक्ष मजबूत नहीं था और आज जब विपक्ष मजबूत है उसके बाद भी लगातार हम सरकार में आ रहे हैं। वो आ रहे हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर के, राम मंदिर का मुद्दा हो, 370 और ट्रिपल तलाक हो, समाज के अंतिम व्यक्ति तक, अंत्योदय का मुद्दा जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने चलाया था, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का जो प्रयास उन्होंने जो हमको आह्वान किया था उसको हमने पूरा करने का काम किया। निश्चित रूप से आज का बड़ा दिन हमारे लिए काला दिन जरूर है कि आज की तरह उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे बीच में होते तो इस लड़ाई को इतना लंबा समय नहीं लगता लड़ने में और हम जल्दी 1970 को समाप्त कर पाते। उनके नेतृत्व हो सकता है कि जनसंघ, क्योंकि उन्होंने शुरुआत की 1951 में और शुरुआत करते ही 3 सांसद जीते और जल्दी 10 साल बाद ही मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। राजस्थान में भी सरकार बनाने की स्थिति में थे राम राज्य परिषद के साथ में, लेकिन उस समय की कांग्रेस की जो केंद्र की सरकार थी उन्होंने हमारे एक विधायक को
उठा करके ले जाकर के बहुमत का हमारा जो आग्रह था उससे वो दूर किया। हमारे उस समय हनुमान सिंह जी जो राम राज्य परिषद से जो जीते थे उनकी मृत्यु हुई, एक विधायक को हटाया। नहीं तो राजस्थान में भी आजादी के 15 साल बाद सरकार हमारी संयुक्त गठबंधन बनने वाली थी। निश्चित रूप से यहाँ जो कार्यकर्ता बैठे हैं उनको एक आग्रह निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो आह्वान किया, जो उनको प्रेरणा दी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो आह्वान और प्रेरणा उनको दी, उस पर हम लगातार इस परम वैभव के पथ पर लगातार बढ़े जा रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि तीसरी बार सरकार में अजमेर से हम लोकसभा भी जीते। हमारे विधायक भी अजमेर जो लोकसभा क्षेत्र है इनमें 7 विधायक हमारे अजमेर शहर है, उनमें पिछले 20 साल से लगातार हमारे विधायक है, हमारा निगम का बोर्ड है और लगातार हम कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से इतने सक्षम है, आमजन का हम पर विश्वास है, उस विश्वास को बनाए रखना चाहिए। जिन कामों को लेकर के आमजन हमारे साथ जुड़ा हुआ है उनके कामों को करने का प्रयास करना चाहिए। आज का दिन वो दिन है जब इस संकल्प को हम दोहराएं कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। इस संकल्प को हमको दोहराना चाहिए। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मैं आदरांजलि देते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए, उनको नमन करते हुए अपनी बात को यही समाप्त करूंगा। उससे पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा, पार्टी बहुत बड़ी हो गई। तब श्यामा प्रसाद जी का समय और आज के समय में रात दिन का अंतर है। तब लोग कुछ कार्यकर्ताओं के साथ वो उस आंदोलन को लेकर के निकले थे, उस मुद्दे को लेकर निकले थे। आज इतनी बड़ी पार्टी के 18 करोड़ सदस्य हमारे हैं, सही है ना? 18 करोड़ सदस्य हमारे हैं। इस अजमेर में हम बड़े हुए, लगातार हमारे में कई ये जो गंगा है ना, भारतीय जनता पार्टी, इस गंगा के इस नद में कई नदियां आकर मिल रही है। उसके कारण कहीं न कहीं पानी का रंग जरूर बदलता है, लेकिन हमारी सोच और धारा और हमारा जो विकास की जो गति है वो कहीं कम नहीं होती है। ये गंगा यूं बढ़ती रहेगी। हम सबको मिलकर के ये संकल्प करना चाहिए कि जिस काम को लेकर के हमारे पूर्वज, हमारे अग्रज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सुंदर सिंह जी भंडारी, जिन्होंने इस पार्टी की संस्थापना जिस मुद्दों को लेकर की थी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के और तुष्टिकरण के विरोध में, उन मुद्दों पर हम लगातार काम करते रहे। निश्चित रूप से सरकार में हम यहाँ पर राजस्थान में है, केंद्र में भी है ट्रिपल इंजन की सरकार। हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुँचे और यहाँ पर जिस प्रकार की समस्या हमारे बीच में आती है उनको दूर करने के लिए कृत संकल्पित होते हुए हमारे विधायकगण, हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे सांसद, जो मंत्री भी है केंद्र में, क्या बड़े गर्व की बात। इस अजमेर से जब हमारी सरकार बनी, दूसरी बार हमको मंत्री यहाँ से मिला, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आम जन की चिंताओं का, उनकी समस्याओं का समाधान करने में कटिबद्ध होना चाहिए। ये संकल्प हमको लेना चाहिए। इतना कहकर अपनी बात को समाप्त करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।